हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ठोस अवस्था चैप्टर की। तो हम लेक्चर नंबर 7 तक जो है मात्रक कोष्ठका, क्रिस्टल जालक और जालक बिंदु के बारे में पढ़ चुके थे। अब जो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पार्ट का नाम होता है मात्रक कोष्ठका के प्रकार। अब मात्रक कोष्ठका के प्रकार से यहाँ पर क्या मतलब होता है वो समझेंगे, किस तरह ये इनको विभाजित किया गया है, सारी चीज़ें। तो सुनो बच्चों, यहाँ पर मात्रक कोष्ठका के प्रकार की आपको एक बहुत टेबल दिख रही होगी, जिसमें मैंने मात्रक कोष्ठका को 4 टाइप में डिवाइड किया है और बहुत सुंदर सुंदर आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि बहुत टाइम के बाद बहुत मुश्किल से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरी सुंदर इतनी राइटिंग है नहीं। ठीक है, जैसा कि आप लोग सब जानते हो। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बात करेंगे, सबसे पहले मात्रक कोष्ठका की कुछ चीज़ जानेंगे। तो मात्रक कोष्ठका को डिफाइन करने से पहले स्पेशल पॉइंट बता दूं आपके लिए कुछ, और वो स्पेशल पॉइंट है क्यूब। ध्यान समझना, सबसे पहले एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं मैं, क्यूब। इसे घन बोलते हो आप लोग। इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें जान लें। अगर हमने इसकी स्पेशल पॉइंट्स के बारे में जान लिया तो मात्रक कोष्ठका बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी आप लोग देखो तो सही एक बार, कि मात्रक कोष्ठका में आपको जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स जिनको मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को कॉर्नर बोलते हैं, किनारे बोलते हैं, किनारा इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर्स। आपको दिख रहा होगा मैंने सारी टेबल में इंग्लिश साथ के साथ लिखी हुई है, क्योंकि ये चैप्टर हिंदी के बजाय इंग्लिश में बहुत आसान पड़ता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो एक अच्छी फीलिंग आएगी, आप 2-4 वर्ड नए सीखोगे और इजी भी लगेगा। अभी आपको प्रूव करूंगा। तो देखो, किनारी बोलते हैं। अब अगर इस घन की अगर मैं देखूं, इस सतह को देखूं, इस सतह को, इसे फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फलक बोलते हैं। ठीक है, अगर इस सतह में इस एक लाइन को देखूं, जिसे मैं ये बोल सकता हूं, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की इस लाइन को देखूं तो इसे किनारी बोलते हैं, किनारी। फलक को इंग्लिश में बोलते हैं फेस, किनारी को इंग्लिश में बोलते हैं एज। अब बात करूं मैं यहां पर घन का केंद्र, तो इसे सेंटर बोलते हैं। केंद्र को जानते होंगे, क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। अब देखना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठोस अवस्था चैप्टर उसी का इंपॉर्टेंट, उसी का मजबूत हो सकता है, उसी का स्ट्रांग हो सकता है जिसकी सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन पावर कमाल की हो। इमेजिनेशन पावर आपको कमाल की चाहिए। कैसे सर? अगर हमें क्यूब इमेजिन करना है तो जिस रूम में तुम बैठे हो फटाफट उसको इमेजिन करो। आपको दिख रहा होगा कि वहां पर एक क्यूब, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस कमरे में, अगर मैं इस रूम में देखूं, मैं इस रूम में खड़ा हूं, तो इस रूम में देखो आपको इस सामने फेस दिख रहा है। पूरा रूम एक घन की तरह व्यवहार करता है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। दिख रहा है आपको? अपने रूम में फटाफट से जल्दी कोने, जल्दी जितने भी कोने काउंट करो। खुद जिस रूम में बैठे हो कोने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने रूम में खुद से देखो कि रूम में कितने कोने हैं, तो आपको जो कॉर्नर मिलेंगे वो मिलेंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अपने रूम में जिसमें बैठे हो उसमें फलक, फेस चेक करो कितने फलक हैं। फेस का मतलब ऐसे, एक फेस, 2 3 4, एक ऊपर वाला और सर एक नीचे वाला, एक सामने वाला पीछे वाला, 2 इधर वाला 4, ऊपर वाला नीचे वाला, कितने हो गए? 6। तो सर फलक होते हैं 6। अपने रूम में किनारी, जल्दी जितनी भी किनारी हैं उनको काउंट करो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। काउंट करके देखो कि ये जो किनारी होती है रूम की, किनारी मतलब इसे बोलते हैं, इस टाइप की जो लाइन है, 2 दीवारों के, जो आपकी 2 दीवारें मिल रही हैं जिस कोने पर, और वो पूरी लाइन होती है, उसे किनारी बोलते हैं। और आप किनारी जब गिनोगे तो आपको मिलेंगी 12।
और फटाफट से अपने रूम में देखो कि इस रूम में केंद्र कितने हैं, तो आपको केंद्र मिलेंगे 1। बस आपका काम हो गया। मेरे को सिंपल सी चीजें बतानी थी कि इस क्यूब में, इस घन में ये जो कोना होता है इसे किनारा बोलते हैं, किनारे बोलते हैं, और इसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसे फलक बोलते हैं, और इस फलक का केंद्र को क्या बोलेंगे? फलकीय केंद्र। फलक का भी तो केंद्र होगा ना, इसे क्या बोलेंगे? फलकीय केंद्र। जैसे सोचो फटाफट, मैं इस दीवार पे, जिस पे बोर्ड टंगा हुआ है, और इस दीवार की बात करूं तो इस दीवार का फलक कहां होगा? इस बीचों बीच, इस बोर्ड के बीचों बीच होगा। समझ गया ना? तो किसी फलक के केंद्र को फलकीय केंद्र बोलते हैं, किसी कमरे के केंद्र को कमरीय केंद्र बोलते हैं। कमरा मतलब घन, तो उसे घनीय केंद्र बोलते हैं। किसी कमरे के कोने को कॉर्नर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसकी किनारी को एज बोलते हैं, और एक तरफ फलक को फेस बोलते हैं। ये सारी चीजें बतानी थी, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पीछे बतानी पड़ेंगी, तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं कि इसे कोना बोलते हैं, इसे फलक, इसे केंद्र, इसे किनारी। बात खत्म। अब चलेंगे अपन टाइप पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पूरी टेबल का पहले, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो सुंदर सुंदर सा। इसके बाद बात करेंगे हम टाइप ऑफ यूनिट सेल। चलो अब बात करेंगे यहां पर सिंपल तरीके से। देखो, एक एक बच्चे की निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए। अगर वो पढ़ रहा है केमिस्ट्री मुझसे, तो टाइम पास करने के लिए आया है तो तुरंत मोबाइल बंद करे और पबजी खेलने में व्यस्त हो जाए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान लगाना। सबसे पहले मात्रक कोष्ठका के प्रकार, इसकी इंग्लिश लिख देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हिंदी इंग्लिश एकदम कंटस्ट चलेंगे, बिल्कुल प्रॉपर सीखते हुए चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो टाइप होता है उसका नाम होता है सरल या आद्य मात्रक कोष्ठका। कितना गंदा सा नाम है यार। आद्य क्या होता है? आद्य, सरल या आद्य मात्रक कोष्ठका। इंग्लिश में देखो कितना सिंपल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल मात्रक कोष्ठका को बोलते हैं, पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसको नहीं पता अभी लर्न कर ले। यूनिट सेल मात्रक कोष्ठका ऐसी चीज जिसके रिपीटेशन से, जिसको दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो सिंपल क्या है सर? सरल या आद्य मात्रक कोष्ठका, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सर हमें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लर्न करना ज्यादा सिंपल लग रहा है। इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि सर मात्रक कोष्ठकाओं का प्रकार हो या कोई भी टॉपिक हो सॉलिड स्टेट में, उसकी अगर हम इंग्लिश सीख जाएं तो वो हमारे लिए उतनी ईजी हो जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एससी। सिंपल क्यूबिक की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एससी। सेकंड जो टाइप होता है इसका वो होता है काय केंद्रित मात्रक कोष्ठका। क्या होता है? काय केंद्रित मात्रक कोष्ठका। हालांकि इसके सिंपल तरीके से मैं बता दूं, अब मैं पहले सरल वाली को क्लियर कर देता हूं। तो सुनो, अगर मेरा यहां पर क्यूब बना हुआ है, मतलब मैंने क्या बना दिया? घन बना दिया। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत तरीके सीखना, बहुत मजा आने वाला है आज तुम्हें। आज तक तुम्हें सॉलिड स्टेट में ऐसे नहीं पढ़ा होगा। देखो, अगर मैं किसी घन के कोनों पर अभी भी कणों को व्यवस्थित कर दूं, अगर कोई घन है और सिंपल मैं उसके कोनों पर अभी भी कणों को रख दूं, सिंपल आपके रूम में अगर मैं कोनों पर एक एक फुटबॉल रख दूं, 8 कोनों पर एक एक फुटबॉल रख दूं, तो मेरे को जो टाइप मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? सरल या आद्य मात्रक कोष्ठका, जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखना तरीके से, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसी से तीनों बनने वाली हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस और सोचना, और बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। कैसे? ये अगर मैंने एक पूरी बॉडी मान ली, बॉडी को मैंने क्या मान लिया? क्यूब। क्यूब मतलब पूरी बॉडी हो गई, पूरा शरीर मान लिया, इसको बॉडी मान लिया। तो यहां पर सेकंड जो हम अगर यूनिट सेल बनाएंगे, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठका। काय मतलब बॉडी, केंद्रित मतलब सेंटर्ड, केंद्रित मतलब सेंटर्ड मात्रक कोष्ठका की आपको मैंने बोला है क्या? यूनिट सेल। तो इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां पर आपकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है बीसीसी।
शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बीसीसी। और बीसीसी को लर्न करने के लिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में काय केंद्रित मात्रक कोशिका। हालांकि इसमें काय केंद्रित घनीय मात्रक कोशिका भी बोल देते हैं इसे, और इसे काय केंद्रित मात्रक कोशिका भी बोल देते हैं। सिंपल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो सर, इसका डायग्राम तो आपने बता दिया, इसका बताओ। इसका सिंपल सा डायग्राम है कि अगर किसी घन में, कंसेप्ट समझना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी घन में, सबसे पहले घन बनाओ, घन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नहीं बना, दोबारा बनाएंगे। घन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अच्छे से, एक एक स्टूडेंट को अच्छे से आना चाहिए घन कैसे बनता है, ये वाली चीज़। देखो सबसे पहले सेम बना दिया मैंने, इस घन की तरह सेम बना दिया। फर्क सुनना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल तो बन चुकी है सर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो बन चुकी है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड एक छोटा सा फर्क है सर। अगर इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे एक एटम और रख दूं, मैं एक अपव्ययी कण और रख दूं, तो मेरे को कौन सी मिलेगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैंने सिंपल घन बनाया, उस घन के कोनों पर अवयवी कणों को रख दिया, तो मुझे मिल रही है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर मैंने इसी घन के केंद्र पर एक अवयवी कण और रख दिया, इसी यूनिट सेल के केंद्र पर एक आपको अवयवी कण और रख दिया, एक पार्टिकल और रख दिया, तो वो क्या बन जाएगी, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा टाइप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तीसरा टाइप है फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं फलक को फेस, केंद्रित को सेंटर्ड, उसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। हालांकि इसे हम फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोशिका, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि मुझे इसकी चैप्टर की हिंदी बहुत बेकार लगती है। इंग्लिश देखो कितनी सिंपल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म एफ, फेस का एफ, सेंटर्ड का सी और क्यूबिक का सी। सिंपल क्यूबिक, सिंपल का एस, क्यूबिक का सी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी का बी, सेंटर्ड का सी, क्यूबिक का सी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस का एफ, सेंटर्ड का सी, क्यूबिक का सी। शॉर्ट फॉर्म एस सी, बी सी सी, एफ सी सी। समझ आया? आप सुनो सर आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बता दी कि अगर घन के कोनों पर परमाणु व्यवस्थित हैं, अगर घन के कोनों पर अवयवी कण व्यवस्थित हैं, तो आपकी यूनिट सेल होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर कोनों के अलावा इस घन के केंद्र पर भी उपस्थित है, तो उस यूनिट सेल को बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन सर अगर आपके किसी घन में, सबसे पहले घन बनाओ, मैंने बोला सबसे पहले घन बनाओ, जिसको घन नहीं आता वो पहले घन बनाना सीखे, उसके बाद चैप्टर पढ़े। सबसे पहले घन बनाना सीखो, जो कि आप 8वीं क्लास से बनाते आ रहे होंगे। घन बना दिया, घन बनाते ही सबसे पहले कोनों पे एटम रख दो, रख दिए सर कोनों पे एटम। रख दिए बेटा कोनों पर। अब क्या फर्क है सर, ये तो आपने सिंपल क्यूबिक बना दिया, ऐसी टाइप बना दी, ऐसे ही बना दी, लेकिन छोटा सा फर्क, फलक केंद्रित, फलक के केंद्र पर भी यहाँ पर अवयवी कण आते हैं। और मैं अभी बता चुका हूँ जस्ट पहले, इसलिए मैंने स्पेशल पॉइंट बताए थे कि अगर आपका ये ऊपर वाला फलक है तो उसका केंद्र कौन सा होगा, ये वाला केंद्र। तो एक कण यहाँ रख दिया अवयवी कण, नीचे वाले का कण फलक का केंद्र ये हो गया। इधर वाले फलक का केंद्र देखो, ये वाला जो पूरा फलक है इसका केंद्र देखो, ये जो फलक इधर वाला दिख रहा है ये वाला केंद्र हो गया सर। उधर वाले का देखो, ये आपको पूरा फलक दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा एक पूरा फलक, तो इसका केंद्र कहाँ है, ये रहा सर। एक फलक पीछे वाला देखो, जो पीछे पीछे कौन सा होगा, मैंने मान लिया, ये मान लिया पीछे वाला हो गया। और एक फलक सामने वाले का, तो ये कौन सा हो गया, सामने वाला हो गया सर। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। अगर रूम की हर दीवार के केंद्र पर मैं बीचों बीच एक अवयवी कण और रख दूं, तो मेरे को जो यूनिट सेल मिलने वाली है उसका नाम होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब सर हर फलक के केंद्र पर, ये वाला फलक, सामने वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, इधर वाला और इधर वाला। ध्यान समझो, नीचे वाला, ऊपर वाला 2 फलक, इधर वाले 4
और एक सामने वाला एक पीछे वाला, कितना हो गया 6। अब 6 फलकों के केंद्र पर अगर मैं अवयवी कण और रख दूं तो मेरे को मिलेगी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। सिंपल तरीके से मैंने सबसे पहले स्पेशल पॉइंट में क्या बताया था, घन। क्यों बताया, क्योंकि मेरे को पता था ये तीनों चारों जो भी बनने वाली हैं वो किससे बनने वाली हैं, घन से बनने वाली हैं। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, सबसे पहले घन बनाओ। घन में हमें पता है इसे कॉर्नर बोलते हैं, इसे किनारी बोलते हैं, इसे फेस बोलते हैं, इसे केंद्र बोलते हैं, सब कुछ पता है। तो हमने सबसे पहले अगर कोने पर एटम रख दिए, अगर मैंने परमाणु को रख दिए कोनों पर, अगर सभी परमाणु कोनों पर हैं तो आपकी एससी टाइप बन जाएगी। अगर कोनों के अलावा केंद्र पर भी हैं, केंद्र प्लस कोनों, अगर केंद्र प्लस कोनों पर है तो कौन सा हो जाएगा, बॉडी सेंटर। इंग्लिश में लिखूं तो सेंटर प्लस कॉर्नर लिख देना। और अगर कोनों के अलावा फेस सेंटर पे हैं तो मतलब फलक केंद्र, एक तो फलक केंद्र पर प्लस कोनों, फलक केंद्रीय हो गया, कोने ये हो गए। सिंपल तरीके से फलक केंद्र हो गया, कोने ये हो गए, और आपके कोने कौन से हो गए, ये हो गए। अगर इससे अच्छी डिज़ाइन तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं पहली बार मैंने कुछ इतना सुंदर सुंदर लिखा है। अब सुनो ध्यान से, हम जिस रूम में बैठे हैं अगर उस रूम के कोनों पर अवयवी कणों को रख दिया जाए, केवल कोनों पर, तो इस तरह की यूनिट सेल को ठोस अवस्था में कहा जाता है सरल या आद्यमात्रक कोष्ठिका, जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सभी बच्चे इंग्लिश में याद रखो, एससी खत्म, एससी। अगर इस रूम में कोनों पे तो रखूं ही रखूं, और इस रूम के बीचों बीच केंद्र पर अगर मैं एक अवयवी कण और रख दूं तो सर इसका नाम हो जाएगा काय केंद्रित। मतलब काय हो गई आपका रूम, बॉडी क्या हो गई रूम, केंद्रित मतलब रूम का केंद्र, मात्रक कोष्ठिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हिंदी में इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होती है बीसीसी। मतलब रूम के कोनों पे तो ठीक है, रूम के बीचों बीच आपने एक अवयवी कण और रख दिया, ठीक है। अब अगर आपने रूम के कोनों के अलावा हर फलक के केंद्र पर और एक अवयवी कण रख दिया तो आपको मिलेगी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, अवयवी कण छोड़ो, फुटबॉल समझो, फुटबॉल कंसेप्ट। फुटबॉल कंसेप्ट क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रुको। ईसीसी बना दूँ, चौथा टाइप बता दूँ। देखो ये वाली चीज़ जो है अपन के सिलेबस में नहीं है और ना ही इसे हम पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट में इस मात्रक कोष्ठिका का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बहुत ही कम तरीके से पढ़ाया जाता है इसको। तो सबसे पहले इसमें भी क्या बनाओ, क्यूब बनाओ, घन बनाओ। घन बना के कहाँ रखोगे, पहले कोनों पर, सबसे पहले कोनों पर रख दो। आपका सबसे पहले घन बना के कोने कवर होने चाहिए, और कोनों पर रखने के बाद सर ये तो सिंपल क्यूबिक बन गई, तो आपकी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनेगी। देखो हिंदी में कितना गंदा नाम है, अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। इंग्लिश में सिंपल है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म ईसीसी। सर इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सिंपल है कि अगर किसी कमरे के या घन के कोनों के अलावा अवयवी कण किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के केंद्रों पर रख दिए जाए, मतलब समझे ना बहुत तरीके से, कि इसमें कॉर्नर पे तो होंगे होंगे और किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पर होंगे, सिर्फ दो पर। अगर इस फलक पे बिंदु रखा है, अवयवी कण रखा है तो उस पर होगा, इस पर नहीं होगा, नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे नहीं होगा। इस पर रखा है तो उस पर होगा, नीचे वाले पे रखा है तो ऊपर वाले पे। आमने सामने वाले फलक लेने, इधर वाला तो इधर वाला, इधर वाला फलक लिया तो इधर वाला आएगा, और ऊपर वाला लिया तो नीचे वाला आएगा, समझिए। तो आमने सामने फलकों पर इनको व्यवस्थित किया जाता है। ये तो समझ आ गया, मैंने चारों बता दिए और काफ़ी टाइम भी हो गया। अब मैं तुम्हें बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ, वो चीज़ समझो। फुटबॉल कंसेप्ट, फुटबॉल क्या है, मैंने 4 फुटबॉल ली, 1 2 3 4, नीचे 4 1 2 3 4, 8 फुटबॉल ली टोटल। और 8 फुटबॉल में से मैंने 4 फुटबॉल को नीचे और 4 को ऊपर रख दिया। मतलब 4 फुटबॉल को अगर मैंने ऊपर नीचे रख दिया तो इस तरह जो 8 फुटबॉलों के मिलने पर मेरे को जो मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल मिलने वाली है उसे बोलूंगा मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलूंगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपको दिख भी रहा होगा, अगर मैं इसको बड़ी फुटबॉल मान लूं, कंसेप्ट दिख रहा है, 4 ये हो गई,
4 ही हो गई। अगर मैं 4 बॉलों के ऊपर 4 बॉलों को फिट कर दूं, 4 फुटबॉलों के ऊपर 4 फुटबॉलों को फिट कर दूं, तो उस यूनिट सेल को क्या बोलूंगा मैं? मात्रक कोष्ठका। क्या बोलूंगा? मात्रक कोष्ठका। कौन सी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सरल है सर ये बहुत। लेकिन अगर मैं 4 ऊपर और 4 नीचे के अलावा इन 8 फुटबॉलों के बीचों बीच में एक फुटबॉल और फंसा दूं, समझना मात्रक कोष्ठका, समझना। अगर मात्रक कोष्ठका का मतलब क्या है? साइंटिस्टों ने दिमाग कैसे लगाया पहले तो वो समझो। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि यार किस तरह हम किसी क्रिस्टल जालक को बना सकते हैं। तो सबसे पहला दिमाग क्या लगाया उन्होंने कि यार चलो सिंपल, उन्होंने क्या है, अभी कण को गोले के रूप में मान लिया। और गोले के रूप में मतलब कि अभी कण एक टाइप का गोला है। अब आपको पता है परमाणु को भी अपन गोले के रूप में मानते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया, 4 गोले ऊपर रखे, 4 नीचे रखे और एक यूनिट सेल बनाई जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि इन चारों के बीचों बीच में एक फुटबॉल और डाल दूं तो अगर चारों के बीच में एक फुटबॉल और डाल दी तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे बोलते हैं BCC, केंद्र प्लस कोनों। कोनों पे तो फुटबॉल हुई हुई, बीच में और फुटबॉल डाल दी। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट समझो, यदि किसी घन में 4 फुटबॉल तो ऊपर नीचे हैं 4-4, लेकिन इन 4-4 के साइड से और फुटबॉलों के, ये जो 4-4 के दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इनकी साइड से और फुटबॉल रख दी जाए। देखो 4 फुटबॉल रखी हुई है, तरीके समझो, 4 फुटबॉल रखी हुई है और इन 4 फुटबॉलों के एक इधर से फुटबॉल डाल दी जाए, एक इधर से फुटबॉल डाल दी जाए, ये भी 4 हैं देख लो, और एक इधर से फुटबॉल डाल दी जाए, एक इधर से फुटबॉल डाल दी जाए और एक पीछे से और एक आगे से। समझ गए ना? कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो पहले तरीके से। बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई होंगी कि यदि घन के केवल कोनों पर अभी भी कण व्यवस्थित हैं तो उन्हें बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अभी भी कण का मतलब यहाँ पर अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है। तो इसे मैंने फुटबॉल की बात ही समझाया है। अगर घन के कोनों के अलावा उसके केंद्र पर है तो उसका नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी के सेंटर पे भी है। और अगर घन के केंद्र के अलावा फलक के केंद्र पर भी है उसका नाम हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे बोलते हैं FCC। और अगर घन के कोनों के अलावा किन्हीं 2 आमने सामने आमने सामने आमने सामने आमने सामने वाले फलकों पर ही व्यवस्थित है तो उसका नाम होगा ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबकी शॉर्ट फॉर्म याद आ गई, सबका टाइप पता चल गया कि किस तरह से कौन सी मात्रक कोशिका प्रकार होती है। तो अभी मैं आपको कुछ डेमो दिखाने वाला हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा किस तरह आपके अभिविकर्ण व्यवस्थित होते हैं। तो ध्यान से देखो स्क्रीन पर फटाफट। स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ डायग्राम दिख रहा है और सबसे पहले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि 4 फुटबॉल एक दूसरे को ऊपर नीचे कवर कर रही हैं। सबको दिख रहा है कवर कर रही हैं। कवर करने के बाद आप दूसरे डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम में, सेकंड डायग्राम को ध्यान से देखो कि इन 4 फुटबॉलों के बीच में मैंने एक फुटबॉल और फंसा दी है तो मेरे को मिल गई है दूसरे टाइप की BCC समझ रहे हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे डायग्राम को ध्यान से देखो। तीसरे डायग्राम मैंने क्या किया है कि 4 फुटबॉल तो थी ऊपर, 4 थी नीचे और मैंने 6 फुटबॉल इनके सभी दिशाओं से ऊपर नीचे आमने सामने नीचे ऊपर जितने भी दाएं बाएं थे सबसे मैंने एक एक फुटबॉल को साइड से फंसा दिया है। और जैसे मैंने साइड से इन फुटबॉलों को फंसाया तो मेरे को जो मिली हुई यूनिट सेल उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपकी जो मेन जो होती हैं वो 1 2 3 ही होती हैं, चौथी वाली को हम बहुत रेयर केस में पढ़ते हैं वरना पढ़ते ही नहीं है। तो इस तरह ये हो गया आपका मात्रक कोष्ठका। और जो मात्रक कोष्ठका हुआ है इसके अलावा इसमें जो है हम क्या करेंगे, मैंने आपको टाइप बता दिया किस तरह होता किस तरह नहीं होता। अब हम इसके लिए नेक्स्ट जो है कुछ अलग पढ़ते हैं इसमें अलग से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने मात्रक कोशिकाओं के प्रकार बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने इस चैप्टर में काम देगी उस टॉपिक का नाम है कि किसी भी मात्रक कोशिका में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करना। तो सर ये कैसे निकालेंगे हम कुल परमाणु की संख्या? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, प्यारा कंसेप्ट है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इसके लिए सिंपल सा आपको जो मैंने स्पेशल पॉइंट बताए थे उन्हीं पे फोकस करना है। स्पेशल पॉइंट क्या बताए थे? इसे कॉर्नर बोलते हैं, कोना बोलते हैं इसे पूरे को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? किनारी बोलते हैं, जो कि 2 दीवारों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक इधर से और इधर, एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट इधर से। नेक्स्ट इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं।
सबसे पहले हम इतना चेक करेंगे कि एक रूम में इस कोने का कितना योगदान होता है, एक रूम में किनारी का कितना योगदान होता है, और एक रूम में फलक का कितना योगदान होता है, और एक रूम में केंद्र का कितना योगदान होता है। कि अगर आपको ये चारों चीज़ें पता चल गई तो जो मैंने हेडिंग डाली वो चुटकियों में कर दोगे आप। कैसे सर चुटकियों में कैसे? बड़ा सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं कोने की बात करूं तो अगर जिस रूम में आप बैठे हो, सपोज करो ये आपका रूम है जिसमें आप अंदर बैठे हो, ठीक है, इस रूम में आप बैठे हो, इस रूम का ये कोना हो गया, ठीक है, ये कोना हो गया। अब ध्यान सुनना, इस कोने को देखो कि ये कोना कितने रूम में, कितने कमरों में कॉमन है। तो देखो इस रूम में होगा सर, अगर इसके पास में एक रूम इधर बना दूँ तो इस रूम में भी कोना कॉमन होगा। 2 रूम हो गए, इधर बनाया, 2 मैंने आगे रूम बना दिए 4, उन चारों में भी ये कोना शामिल है। और ये कोना अगर मैं 4 रूम ऊपर और बना दूं तो कितने हो गए? 8। सिंपल तरीका, जिस रूम में बैठे हो उसको इमेजिन करो कि अपने रूम में अगर ये वाला कोना है इधर साइड वाला, तो ये वाला कोना इसके साइड वाले रूम में भी होगा 2 कमरे, पीछे वाले 2 कमरों में भी होगा 4 कमरे, और ऊपर अगर मैं इन चारों कमरे के ऊपर 4 कमरे और बना दूं तो उनमें भी तो ये ऊपर वाला जो कोना है वो शामिल होगा ना। तो इस तरह एक कोने का योगदान जो होता है वो कितना होता है? 8 कमरों में होता है। मतलब एक ये कोना, 1 2 आगे 4 और 4 ऊपर 8 कोनों में शामिल होता है। मतलब एक कोने का जो योगदान होता है वो होता है 1/8। अरे एक कोना अगर 8 कमरों में शामिल है तो एक कोने का एक रूम में कितना हिस्सा हुआ? 1/8 हिस्सा हुआ, नहीं हुआ। इस कोने पे अगर मैं कोई फुटबॉल रख दूं और उस फुटबॉल को मैं काट दूं तो मेरे को इस रूम में कितनी फुटबॉल मिलेगी? एक फुटबॉल का 1/8 हिस्सा मिलेगा। क्योंकि सर इस कोने को देखे जाए तो ये वाला जो कोना है, ये कोना 8 रूमों में शामिल है, और अगर 8 रूमों में शामिल है तो एक रूम के हिस्से में कितना आया? 1/8 हिस्सा। एक कोना 8 में शामिल, 8 में कॉमन है, एक कोना 8 में कॉमन है, 2 और 2 4 और 4 ऊपर। तो एक कोना जब 8 कमरों में शामिल है तो एक कमरे के हिस्से में कितना आया? 1/8 हिस्सा। तो सर एक कमरे में जो कोने का हिस्सा होता है वो होता है 1/8 हिस्सा। सबसे बड़ी चीज नेक्स्ट, सर ये जो फलक है इसका कितने रूम में कॉमन होता है? तो मुझे एक चीज बताओ, मैं जिस दीवार पर ये बोर्ड टांग के पढ़ा रहा हूं, ये दीवार कितने रूम में कॉमन हो सकती है? जस्ट मैंने कहा था इमेजिन करो, सोचो। जिसकी सोचन शक्ति, पाचन शक्ति बोलते हैं ना, जैसे सोचन शक्ति जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी है वो उतना अच्छा कर पाएगा। तो अगर मैं इस रूम की इस दीवार को देखूं तो ये दीवार इस रूम में और इससे साइड वाले रूम में कॉमन होगी। अगर मैं बात करूं इस दीवार की, तो ये दीवार जो है आपकी एक तो पीछे वाले कमरे में शामिल है, एक आगे वाले रूम में शामिल हो सकती है। ना तो इस वाले रूम में शामिल होगी ना इस वाले रूम में शामिल होगी। सोचो किसी भी दीवार को देखो कि एक दीवार जो है कितने कमरों में शामिल हो सकती है? आपका आंसर आएगा सर 2 कमरों में। तो उस दीवार का या उस फलक का जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा? 1/2 हिस्सा। समझो बहुत ही प्यारी चीज है। एक कोना सर 8 कमरों में शामिल है तो एक कमरे के हिस्से में कितना आया? 1/8। एक फलक 2 कमरों में काम आता है, एक तो इधर वाले कमरे में, एक इधर। अगर मैं घन बना दूंगा तो दूसरे में काम आ जाएगा। ये वाला फलक जो है ना तो इधर वाले में काम आएगा ना पीछे वाले में काम आएगा। तो एक फलक जब 2 कमरों में कॉमन आता है, एक दीवार जब 2 कमरों में कॉमन आती है तो उस दीवार का एक कमरे में कितना योगदान हुआ? 1/2 हिस्सा। अगर बात करूं मैं इस कमरे के केंद्र की, मुझे जरा एक चीज बताओ, जिस रूम में बैठ के तुम पढ़ रहे हो उस रूम के बीचों बीच इस रूम का जो केंद्र है वो कितने कमरों में शामिल है? सर एक ही कमरे में शामिल है। अगर इस रूम में पढ़ा रहा हूं तो इसमें अगर जहां मैं देखूं कमरे का केंद्र है तो उस कमरे का केंद्र और कई कमरों में शामिल है क्या? नहीं है सर, एक कमरे का केंद्र एक ही में शामिल होता है। तो केंद्र का जो हिस्सा होता है 1वां हिस्सा होता है। पूरा कितना होता है? 1 हिस्सा होता है, ठीक है, 1 हिस्सा होता है। लेकिन बात करूं किनारी की, बता ही देता हूं, हालांकि आपके सिलेबस में काम नहीं देगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक किनारी की बात करूं तो एक किनारी जो है आपकी 4 कमरों में कॉमन होती है। ध्यान से कैसे देखो, समझेंगे। ये किनारी है, पूरी किनारी, ये पूरी किनारी इस रूम में कॉमन है,
इसके साइड में एक रूम बनाया, 2 रूम, ये किनारी आगे वाले 2 रूम में भी कॉमन होगी। इस किनारी की बात कर रहा हूँ, कोने की नहीं कर रहा। ये किनारी जो है ध्यान से देखो, ये किनारी इस रूम में कॉमन है, एक साइड में रूम और बना दूंगा 2 रूम, और 2 अगर मैं आगे और बना दूं तो 4 रूम। 4 रूम में ये किनारी शामिल होगी, लेकिन ऊपर अगर मैं इनके 4 बना देता हूं तो उन 4 में ये कोना शामिल होगा, ना कि किनारी। ध्यान से समझो कि एक जो रूम की किनारी बनी हुई है वो किनारी एक उस रूम में, एक उसके साइड वाले में और 2 सामने वाले रूम में कॉमन होती है। तो किनारी का जो हिस्सा होता है वो होता है 1/4वां हिस्सा। बस ये समझना था, आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। टॉपिक खत्म कैसे हुआ? सिंपल है, अभी रुको 2 सेकंड के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको पता चल गया? पता क्या चला सर? सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक क्यूब में, एक घन में कोना होता है वो 1/8वां हिस्सा होता है उस कोने का। एक घन में फलक का 1/2वां होता है। एक केंद्र का पहला एक हिस्सा होता है और किनारे का 1/4वां हिस्सा होता है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कुल परमाणु संख्या निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बता दूं कि कुल परमाणु की संख्या को निकालने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसे बोलते हैं जेड। जेड होता है कुल परमाणु की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले लिखो SC, सिंपल क्यूबिक लिखो। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक में निकालेंगे, सरल में निकालेंगे कि सरल में कुल परमाणु कितने हैं। इसका मतलब बताऊंगा कुल परमाणु का, ध्यान समझना। मतलब बताऊंगा कुल परमाणु का कि अगर मैंने इस घन के 8 कोनों पर फुटबॉल रख दी तो मुझे बताओ कि इस रूम के हिस्से में, ध्यान रखना है 8 जो है फुटबॉल एक दूसरे को टच करती है। ध्यान से देखो, बाद में समझा दूंगा मैं अच्छे से कि अगर इस रूम में 8 कोनों पर एक एक फुटबॉल रख दिया जाए तो मुझे बताओ इस रूम के, इस अकेले रूम के हिस्से में कितनी फुटबॉल आएगी। सिंपल है सर, ध्यान से देखो कितने कोने हैं? 8। 8 कोने में एक कोने का हिस्सा कितना होता है फुटबॉल का? 1/8। तो 8 से 8 गया, कितना आंसर आया? 1। और यही किसकी वैल्यू होगी? जेड की। अपन को 4 यूनिट सेल में जेड की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्यूबिक SC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC में, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंग्लिश याद रखो, हिंदी भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरे को इंग्लिश अच्छी लगती है भाई। मैं कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंप्रेशन गजब जाता है। हाँ सर कौन सी? फलक केंद्रित? नहीं सर FCC बोलो। आप कोई अगर प्रैक्टिकल वाला आता है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता तो आपका एक गजब ही अलग ही इंप्रेशन जाता है। तो सिंपल क्यूबिक में आपका आंसर आया 8 × 1/8, क्योंकि आपको पता है सिंपल क्यूबिक में एक तो सिर्फ आपके कहाँ होते हैं? कोनों पर ही आपके परमाणु होते हैं। तो आपके 8 कोने हो गए और 8 कोनों में से एक कोने का हिस्सा हो गया 1/8। तो इस तरह कुल परमाणु जो निकले जेड वो कितना आया? आंसर आया 1 आंसर आया। लेकिन अगर मैं यही जेड BCC के लिए निकालूं, बेटा ध्यान से समझना सर, BCC में तो गेम कुछ अलग होता है। BCC में जो है एक तो परमाणु कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं, याद हो तो अभी जस्ट पता है, और एक होता है केंद्र पर, बॉडी के केंद्र पर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक फुटबॉल इस बॉडी के केंद्र पर और रख दूं और कोनों के अलावा एक केंद्र पर और रख दूं तो इस BCC के लिए जो जेड की वैल्यू होगी वो ध्यान से बताना। BCC में पहले तो फुटबॉल का रखिए कोनों पर, कितने कोने हो गए? 8। एक कोने का हिस्सा 1/8 प्लस कोनों के अलावा एक फुटबॉल का रखिए केंद्र पर। अगर केंद्र पर एक फुटबॉल रखिए तो केंद्र का हिस्सा कितना होता है? 1। इसलिए मैंने पहले बताया कि एक कोने का हिस्सा 1/8 में हिस्सा होता है और केंद्र का हिस्सा कितना होता है? पूरा 1 होता है। तो ध्यान से देखो 8 से 8 का कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 × 1 हो गया, तो जेड इक्वल टू आ गया 1 + 1। तो जेड की टोटल वैल्यू आ गई 2। मतलब अगर किसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को, सरल यूनिट सेल को, सरल गणीय सरल आद जो भी है, तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हैं मुझसे हिंदी में, समझ रहे हो ना? सरल या आद मात्रा कोष्ठक में कुल परमाणु की संख्या देखो कि एक क्यूब के अंदर अगर मैंने 8 फुटबॉल रखी हैं तो उन फुटबॉलों को
इस रूम में कितनी फुटबॉल आएंगी, इस रूम में टोटल कितने होंगे। अगर इस रूम के कोनों पर मैंने 8 फुटबॉल रखी हैं तो इस रूम के हिस्से में टोटल कितनी फुटबॉल आएंगी, और टोटल में फुटबॉल का आंसर कितना होगा 1, क्योंकि सर एक रूम पर रखी अगर फुटबॉल को मैं काटता हूँ तो उस फुटबॉल का 1/8 हिस्सा इस रूम में मिलेगा। जब 1/8 हिस्सा एक रूम में मिलेगा, एक कोने पर मिलेगा, तो 8 कोनों पर 8 × 1/8, तो आपका आंसर आएगा 1। लेकिन अगर सर आपने बीसीसी में क्या होता है, कोनों पर तो है एक केंद्र पर, अगर एक फुटबॉल आपने केंद्र पर और 8 फुटबॉल आपने कोनों पर रख दी तो कोनों का तो वही सिंपल कंसेप्ट 8 × 1/8 प्लस केंद्र वाली फुटबॉल का योगदान किसी भी कमरे में नहीं होता, तो एक ही कमरे में होगा 1 × 1, तो आंसर कितना है Z = 2। तो ये मैंने बता दिया कुल परमाणु की संख्या 2 यूनिट सेल के लिए। अब बची कुछ यूनिट सेल कौन सी आपकी, एक तो बची आपकी FCC और एक बची आपकी कौन सी ECC। अब मैं आप लोगों को मानूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अगर इन दोनों का आंसर आप दे पाते हो तो तब कुछ पढ़ने का फायदा है। देखो बहुत ही सिंपल है, प्यारी चीज। आपको पता है FCC में जो परमाणु होते हैं, जो आपकी फुटबॉल होती हैं, एक तो सर कोनों पर होती हैं और कोनों के अलावा आपकी एक होती हैं फलक के केंद्रों पर। कहाँ होती हैं, फलक के केंद्रों पर। अगर आप ये निकाल पाते हो तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, वरना कोई मतलब नहीं है। कोनों के अलावा फलक केंद्रों पर Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है। Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है सब, हमें पता है फलक केंद्रित में क्या होता है, एक तो परमाणु होते हैं वो कोन पर होते हैं और कोनों के अलावा जो फलक के 6 फलक होते हैं उनके केंद्रों पर होते हैं। सिंपल देखो, अगर आपका कोना है तो उस रूम में कोने कितने हैं 8, एक कोने का हिस्सा 8 × 1/8, ये एक कोने का हिस्सा 8 × ये तो सब में है, आपको पता है ना, सिंपल की भी तो चलेगा सब में। प्लस कितने फलक होते हैं टोटल रूम में, एक कमरे में कितने फलक, जल्दी बताओ कितने फलक हैं, 6, एक ऊपर एक नीचे, 2 इधर उधर, 4 आमने सामने, कितने हो गए 6 फलक। लेकिन एक जो फलक है वो कितने रूम में कौन बताया मैंने, 2 रूम में बताया था ना, एक दीवार 2 रूम में कॉमन होगी, ये वाली दीवार इस रूम में कॉमन है और इससे साइड वाले रूम में। तो अगर इस दीवार के कोने पर यहाँ अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आपने फुटबॉल रख दी और फुटबॉल को तुम काटोगे तो वो फुटबॉल एक तो इस रूम के हिस्से में आएगी, एक इस रूम के हिस्से में आएगी। तो एक फुटबॉल को काटने पर एक रूम में कितने हिस्से आएगी, 1/2, आधी फुटबॉल आएगी नहीं आएगी। इस दीवार के कोनों पर फुटबॉल है, इसको काटा तो आधी फुटबॉल इधर की जाएगी, आधी फुटबॉल इधर रूम में काउंट होगी। तो अगर एक कोने पर रखते हैं तो एक फलक के कोने पर जो फुटबॉल कितनी मिलती है, आधी फुटबॉल मिलती है। तो 6 फलक के कोनों पर कितनी मिलेगी, 3, 1। तो एक फुटबॉल तो FCC के कहाँ से मिली, कोनों से, और 3 कहाँ से मिली, फलकों से। इस तरह यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अगर आपको FCC की वैल्यू निकालना आ गया तो मुझे फटाफट ECC की वैल्यू निकाल के बताओ। सिंपल है यार, अब भी ना कर पाओ तो तुम्हें फिर पढ़ाने कोई मतलब ही नहीं है। ECC में कहाँ होते हैं, एक तो सर कोनों पर, कोनों का जैसे ही आंसर आए फटाफट 1 कर दिया करो, 8 × 1/8, सिंपल है। 8 कोने 1/8 हिस्सा 1 आ गया। सर कोनों के अलावा 2 फलकों पर होते हैं, बस बताया था मैंने। ECC में कहाँ होते हैं, सिर्फ 2 फलकों पर, 2 फलक मतलब आमने और सामने वाले पर। तो यहाँ पर प्लस सर 2 फलक और एक फलक का हिस्सा 1/2, तो 2 से जो कितना हो गया 1, तो 1 + 1 कितना हो गया टोटल सर 2 हो गया। तो इस चीज़ के लिए निकालना सीख ही जाओगे जब तुम एक का निकालना सीखे। देखो कुछ नहीं करना, आपको तो इतना पता होना चाहिए कि कोने का हिस्सा कितना है, फलक का कितना होता है, बॉडी के सेंटर पे कितना होता है, किनारे का कितना होता है। अब आप कहीं से भी कैसे भी रख दो, आपको ये चीज़ कंसेप्ट याद रखो, कोने का 1/8, फलक का 1/2, बॉडी सेंटर पे 1 होता है और किनारी पे 1/4 होता है। अब मैं आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दूं आप तुरंत कर दोगे। तो इन सब चारों की कैलकुलेशन से जो चीज़ निकल के आती है वो देखते हैं अपन क्या आती है, उसको फोकस करते हैं। इन चारों के देखने पर जो चीज़ निकल के आती है वो होती है बेटा आपकी ये चीज़, SC, BCC, FCC, ECC। Z की वैल्यू बोलो इसके लिए 1, 2, 4, 2। ये आपकी वैल्यू निकल के आती है किसकी, कुल परमाणुओं की संख्या की। ये इतनी मेहनत का एक रिजल्ट आ गया। ये इसकी सिंपल ट्रिक हो गई। अब ट्रिक कैसे बनानी है वो अपने हिसाब से देख सकते हो, बाकी मैं इसको डायरेक्ट याद रखता हूँ। कंसेप्ट नंबर 1242, कंसेप्ट नंबर 1242। अब 12 से 42 कैसे करते हैं उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। मैं इनका पहला नंबर ले रहा हूँ, इसका S,
इसका B, इसका F और इसका E। तो इसकी जो ट्रिक है वो है सब फेक, समझ रहे हो, सब फेक या सब फीस, कुछ भी कर सकते हो। सब फेक कंसेप्ट नंबर 1242, सब फेक, सब फे या सब फे कर सकते हो, सब फे कंसेप्ट नंबर 1242। इससे आप जेड की वैल्यू इजीली लर्न कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक टोटली खत्म हो चुका है। मात्रा कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, कितने प्रकार होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, ये आपको सब आ चुके हैं। तो इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल, अगली सीरीज़ जो है, अगला जो वीडियो बनेगा वो न्यूमेरिकल पार्ट बनेगा, ठीक है बेटा। तो इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत सारे, और न्यूमेरिकल करा के आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करवाऊंगा। न्यूमेरिकल लिखूंगा, आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना, देखने के बाद इसको समझना, सर ने क्या पढ़ाया है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट करना, कमेंट में लिख दिया करो। और इस वीडियो को समझ के जो है ध्यान से काम करना, और बुक में जो कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे वो मैं करा दूँगा आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब, जो नए बंदे हैं उनको सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, वीडियो को अच्छे से पढ़ो। मैं डेली अब वीडियो जो है आपको डालता रहूँगा। कुछ चीज़ें बेस्ट चल रही हैं, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अभी जो है इसके नोट्स बनाते रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, लॉकडाउन में पूरा फायदा उठाओ, ठीक है बेटा। चलो।